हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव में विराजमान है, 15 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। राहु केतु शनि किसी से भी पीड़ित नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी खर्च के स्वामी हैं और यह द्वितीय भाव में विराजमान है सूर्य के साथ, अर्थात कि अमावस्या के आसपास का जन्म है और अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर हैं। मेरा मानना है कि चंद्रमा और सूर्य चाहे कारक हो अकारक हो, उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, कमजोर या पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो द्वितीय भाव में विराजमान होने से खर्च अधिक रहता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का संग्रह होता है, परंतु अमावस्या का जन्म होने के कारण श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और मतलब यह सब आपको उपाय करना चाहिए। शिव जी की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा भी यहाँ से देखिए अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो ऐसा माना जाता है कि द्वादश भाव के स्वामी जो व्यय का स्थान होता है, तो व्यय के स्वामी अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आयु में मतलब कमी करेंगे। लेकिन चंद्रमा में के लिए मेरा ऐसा विचार नहीं है कि आयु में कमी करेंगे, अच्छा ही फल देंगे। और मेन है आपको अमावस्या का जन्म है तो चंद्रमा का मंत्र जाप करना, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और शिव जी की आराधना करें। मतलब अमावस्या का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं और हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिस प्रकार लग्न कुंडली का महत्व है उसी प्रकार चंद्र कुंडली का भी महत्व होता है। चंद्रमा से ही सारे मतलब योग इत्यादि गोचर सब कुछ देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा यदि अकारक भी है और अमावस्या का जन्म है तो उसका मंत्र जाप इत्यादि करना आवश्यक। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, राजयोग कारक ग्रह हैं और मंगल लग्न में विराजमान हो गए। यहाँ लग्न में विराजमान हो गए तो मंगल लग्न में विराजमान हो गए तो सिर्फ मंगल का फलादेश क्या होगा कि माता भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति, इन सभी चीजों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परंतु यहाँ देखिए कि मंगल केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि जो इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं मंगल, वह लग्न में विराजमान होकर तो अच्छा फल दे रहे हैं। भाई शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी भी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है और भाग्येश लग्न में विराजमान है तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। परंतु यहाँ पे मंगल अकेले होते तो यह सब लाभ प्राप्त होता, लेकिन मंगल केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि है। हालांकि केतु 9 अंश के हैं और मंगल 25 अंश के हैं, दोनों में ज्यादा दूरी है, परंतु फिर भी आपको राहु की अंतरदशा में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप स्वयं समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभाव तो पड़ रहा है ना, क्योंकि मंगल पर तो शनि की दृष्टि है नहीं, मंगल को सिर्फ राहु केतु और शनि ही पीड़ित करते हैं। तो यहाँ तो मंगल केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि है और आपको राहु की दशा में या अंतर दशा में परेशानी यदि हो रही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में दूरी ज्यादा होने के बाद भी मंगल पीड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, रत्न नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करेंगे तो शनि के घर में जब दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में ज्यादा परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मंगल का मंत्र जाप करिए, तांबे का छल्ला धारण करिए और मेन राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी। ऐसी स्थिति में जो है जीवन की उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है, सारे कार्य रुक जाते हैं। यदि राहु केतु यहाँ विराजमान नहीं होते या मंगल से संबंध नहीं बनाते तो बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। अब बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में
आयेश एवं धनेश दोनों है, आय के भी स्वामी है, धन के भी स्वामी है, और जो बुध है वो लग्न में ही विराजमान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आमदनी बहुत अच्छी होती है और कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। परंतु यहाँ देखिए बुध 28 इंच का है, बिल्कुल कमजोर है। तो आपको तो क्या 30 अंश में तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं और 28 अंश के हैं। तो यहाँ पे आपको बुध को प्रबल करना जरूरी है। योग तो अच्छा बन रहा है, परंतु जब इसमें बल, योग बन गया लेकिन योग के साथ बल भी होना जरूरी है। जब बल होगा तभी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से बुध जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो बुध का फलादेश बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा, धन के लिए, कुटुंब के लिए, पत्नी वैवाहिक जीवन के लिए, दैनिक रोजगार के लिए। परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। और जैसे बुध अगर राहु के प्रभाव में रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन केतु के साथ ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने पहले बता ही दिया राहु केतु का दान उपाय करने के लिए। तो बुध को आप प्रबल करें, बुध को प्रबल करेंगे तो धन और आमदनी से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, और गुरु तृतीय भाव में विराजमान है शुक्र के घर में। तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं शनि के घर में, तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नौवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ भी प्राप्त होता है गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। और यहाँ पे जो गुरु हैं उन पर राहु की दृष्टि है। मैंने अभी आपको सिर्फ गुरु का फलादेश बता दिया, बिल्कुल अच्छा अच्छा सारी चीजें, लेकिन राहु की दृष्टि गुरु पर है। तो जो भी मैंने लाभ बताया उन सभी चीजों में इसके कारण परेशानी भी हो जाएगी, कि आपकी कुंडली में फलादेश में समझा कर लिखा गया है। तो अब गुरु तो 15 अंश के हैं, अंश में तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण गुरु से संबंधित जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा था उन सभी चीजों में परेशानी भी होती। तो गुरु का आप मंत्र जाप करें, लेकिन राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, तब आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शुक्र इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा योग है। पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से जब शुक्र दृष्टि डालेंगे नवम भाव में तो भाग्य की उन्नति होती है और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए शुक्र कितने 26 अंश के हैं, देखिए बिल्कुल कमजोर है, तो उससे संबंधित भी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो शुक्र को आप प्रबल करें, मंत्र जाप करें। शनि जो है इस कुंडली में इनको अकारक माना जाता है, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है, और नवम भाव में नीच राशि में विराजमान है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सूर्य 20 अंश तक ही नीच होते हैं। 20 अंश के ऊपर होने के बाद शनि नीच नहीं होते हैं। शनि जो होते हैं 20 अंश तक नीच होते हैं और 20 अंश से ऊपर होने के बाद नीच नहीं होते। दूसरी चीज, अगर कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाए, वक्री हो जाए, तो भी उनका नीच भंग हो जाता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान है और इसके स्वामी लग्न से केंद्र में विराजमान हो गए तो भी नीच भंग हो जाता है। तो पहली बात कि 20 अंश से ऊपर है तो नीच में तो है ही नहीं, अगर है भी तो वक्री और इन मंगल के यहाँ विराजमान होने के कारण नीच का दोष जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ है मंगल के घर में शनि विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, पत्नी भाग्यशाली होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, और एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी भी होते हैं, जीवन में अधिक उन्नति भी करते हैं परिश्रम के माध्यम से। और शनि यहाँ से स्व राशि में षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है।
ऐसे व्यक्ति पर शत्रु कभी भी हावी नहीं हो सकते, जीत नहीं सकते, और नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। तो यहाँ शनि से संबंधित कुछ समान उपाय आपको बताए गए हैं, वह करना है। शनि 29 अंश के हैं, लेकिन वक्री हो जाने के कारण इसको इतना ज़्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा। राहु जो है यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है, तो क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यही राहु जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी का अच्छा योग बनता है। लेकिन यही राहु यहाँ जब मंगल को दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, सभी चीजों में परेशानी हो जाती है। तो अब यहाँ तो राहु क्या बोल रहे हैं, आमदनी में आमदनी का अच्छा योग बन रहा है, लेकिन यहाँ जो राजयोग कारक ग्रह मंगल उसको ही लग्न में पीड़ित कर दे रहे हैं। और सूर्य के घर में जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे दृष्टि नहीं होती तो हम मान सकते थे कि आमदनी का अच्छा योग बनता है। इसीलिए एक ग्रह के संपूर्ण उसके दृष्टि को देखना जरूरी है, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं यह भी देखना जरूरी है। अब हमने यहाँ तो बोल दिया कि राहु एकादश भाव में देख रहा हो तो खूब धन मिलेगा, परंतु यहाँ तो सारे गड़बड़ हो गया काम, मंगल पर और सूर्य के घर में दृष्टि डालने के कारण। और यहाँ से राहु देखिए गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं तो क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान, पराक्रम, भाई बहन, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें। यह आपके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण राहु और केतु। केतु यहाँ क्या कर रहा है, जब लग्न में विराजमान हो गया मंगल के साथ, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के लिए बहुत मतलब कठिनाई एवं परेशानी का योग बनाते हैं। मस्तिष्क में चोट इत्यादि लगने का भी योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्वभाव भी बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, एकदम मस्तिष्क में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। परंतु यहाँ से केतु जब पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और जब नौवां भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक ही ग्रह अलग अलग जगह पर दृष्टि डाल के अच्छे बुरे फल देते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, और कुंडली में सारे फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसके अनुसार आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।